अस्सलाम वालेकुम। हम आपको विंटेज पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ सैयद अब्दुल मजीद साहब मौजूद है इस प्रोग्राम में। मजीद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। सैयद अब्दुल मजीद साहब बलूचिस्तान, बल्कि मैं कहूँगा पाकिस्तान के एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हैं और स्कॉलर है, हमारे साथी है, दोस्त है। एक तो प्रोग्राम में हमें ये फ़ीडबैक मिला था कि आपके प्रोग्राम में आपने स्टार्ट में वादा किया था कि सोशल डेवलपमेंट के फील्ड से मुख्तलिफ़ लोग हम इनवाइट करेंगे, तो वो उस तरफ हम जा रहे हैं। हमने प्रोग्राम की, मैंने और डॉक्टर नज़ीर ने इब्तिदा की, कुछ प्रोग्राम्स डेवलप किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ीद इसमें आगे इसके अंदर जा रहे हैं। तो हम आपको अपने प्रोग्राम में आने पर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके बुलाने का बहुत शुक्र है। थैंक यू। यूर वेलकम। शाह साहब, आज हमने एक प्रोग्राम इस चीज़ पर करना है कि एक हर महफिल में पूछा जाने वाला एक सवाल कि ओवरऑल एजुकेशन का पर्पस बेसिकली क्या है और ये हमारे सोशल डेवलपमेंट में इसका किरदार क्या है। यानी हम ये क्लेम करते हैं हर जगह कि एजुकेशन वो हब है जिससे बाकी तमाम शाखें निकलती हैं और तमाम शोबे डेवलप होते हैं। क्या हमारे मौजूदा सोसाइटी में एजुकेशन अपना वो किरदार अदा कर रही है? बहुत सारे फ्लॉज है, उनकी बात की जाती है, तो इस पर भी हम क्रिटिकली एक एनालिसिस या अपना पर्सपेक्टिव देंगे कि वो हासिलात जो हम तवक्कुआत जो हमने रखे हैं एजुकेशन से, वो क्यों हासिल नहीं हो रहे, कहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स है। तो इस बारे में हम एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट के ताल्लुक़ के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट मेरे ख़्याल से हम इस बात से लेते हैं कि बेसिकली एजुकेशन है क्या। थोड़ा सा अगर आपका पर्सपेक्टिव इस पर हम जानने की कोशिश करें, आप एजुकेशन को थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से डिफ़ाइन करें हमारे देखने वालों की। डॉक्टर साहब, बहुत माशाल्लाह बहुत अहम क्वेश्चन है और आजकल ये करंट इशू है। और जिस तरह आपने बताया कि लोग पूछते रहते हैं कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन तालीम है और तालीम जो है वो लफ्ज़ तालीम, इल्म उसका मस्दर है और इल्म को हम यानी एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू हम अपनी नई नस्लों को इल्म पहुंचाते हैं, एजुकेट करते हैं। अब अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा उसकी मुश्तक़ात या उसकी लफ्ज़ी ओरिजिन पर जाऊं तो इसको मैं प्रोसेस इसलिए कहता हूं कि तालीम जो है ये बाब तफ़ईल है अरबी में, और बाब का मतलब है दरवाज़ा। यानी ये वो प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम बच्चों को एजुकेट करते हैं। नॉलेज जो है वो इल्म है, यानी एजुकेशन के थ्रू हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। रह गई बात के एजुकेशन के मुख्तलिफ जो हैं आस्पेक्ट्स हैं या पर्पसेस हैं या एजुकेशन के जो पहलू है, वो ये है कि एजुकेशन क्या जस्ट कुछ चीज़ों को रटने या याद करने का नाम है? नहीं। क्या एजुकेशन महज कुछ स्किल्स देने का नाम है कि हमने कुछ 2-4 मैनुअल्स, कुछ स्किल्स बच्चों को ट्रांसफ़र किए, सिखा दिए, वो स्किल्ड वर्कर बन गया है? क्या स्किल्ड वर्कर का मतलब ये है इसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी डेवलप हो गया है, उसकी जहानत भी डेवलप हो गई है? अच्छा चलो, अगर स्किल्स भी नहीं है, ये एटीट्यूडनल चेंज का नाम है, तो फिर तो आपकी बात इस हवाले से अगर हम थोड़ा सा देख लें तो जिस फ़र्द के पास नॉलेज भी है, बल्कि नॉलेज का अंबार है आजकल, बड़े बड़े लोग देखते हैं और बड़े बड़े टेक्निकल और स्किल्ड लोग हम देखते हैं, तो आपका सवाल कि फिर चेंज क्यों नहीं है? फिर उनके एटीट्यूड में, इनके बिहेवियर में, उनके माइंड सेट में, उनकी थिंकिंग में चेंज क्यों नहीं आ रही? तो मकसद तो इस हवाले से अगर हम देख ले, मेरे ख़्याल में हमने एजुकेशन को बहुत एक फिक्स्ड और एक नेरो और एक बहुत लिमिटेड मीनिंग में लिया हुआ है। एजुकेशन इंसान की पूरी शख्सियत और तमाम सलाहियतों को अपनी लपेट में लेती है। जिस तरह वो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं बहैसियत इंसान में क्या हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और बहैसियत उस्ताद में, बहैसियत तो जहाँ तक एक पूरे इंसान, एक पूरे इंसानी वजूद की अगर हम बात करें तो एजुकेशन
ایسی ایجوکیشن مجھے چاہیے کہ جو مجھے ریزننگ کی صلاحیت میری بیدار کرے، چونکہ میں ایک ہیومن بینگ ہوں اور میرے پاس لاجیکل تھنکنگ ہے اور میں ریزننگ کرتا ہوں، اور مجھے بہت ساری جگہوں میں مجھے وہ اسکل چاہیے کہ میں ریزننگ کے پروسیس سے گزروں۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ڈیولپمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکثریت لوگوں کو ڈیولپمنٹ کا خیال ان کا یہ ہے کہ شاید میں بہت زیادہ پیسہ کماؤں، مجھے بہت اچھی جاب اور بہت اہم پروفیشن ملے کہ جس سے مجھے زیادہ سے زیادہ کمائی ہو۔ بے شک میری دیگر جو ضروریات ہے سوسائٹی کے، وہ آپ ایتھیکل کہیں، سوشل کہیں یا اسپریچول، جو بھی نام دے دے، جو انسان کی زندگی کے دیگر پہلو ہے، تو اگر ہم ایجوکیشن سے مراد یہ لے رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں، تو میرے خیال میں یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اس لفظ کو بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا پڑے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کی باتوں سے میں نے 2-3 چیزیں اخذ کر دی۔ ایک تو آپ نے ایجوکیشن کے پرپزز کا یہ کہا کہ یہ انڈیویجول بیسڈ نہیں ہے، سوسائٹی، تمام سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے، یہ شخص، یہ بچہ یہاں سے نکل کے اس سوسائٹی کا حصہ بنے گا، اور اس میں صرف انڈیویجولز کی بات نہیں ہے بلکہ ایک سسٹم یا جو ماڈرن نیشن اسٹیٹ میں اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے، وہ اپنے رسپانسبلٹیز کتنا اس ایریا کو یا ایجوکیشن کو کتنا فوکس کرتی ہے، کتنی اہمیت دیتی ہے ان کمپیریزن ٹو ادر پروفیشنز۔ تو وہاں سے ہمیں اس کی پرائیورٹی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ایز اے سوسائٹی یا ایز اے نیشن ایجوکیشن کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کو لنک کرتے ہوئے میں پچھلے پروگرام کے ایک سوال کی جانب جاتا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک ہمارے جو پروگرام تھا اس پر کمنٹس میں ایک کمنٹ کسی کا آیا تھا، میں نے پچھلے پروگرام میں لفظ استعمال کیا تھا کہ ہمارے موجودہ جو اسکول ہے، سرکاری اسکول خاص کر، بلکہ زیادہ تر اسکولز میجورٹی، وہ جیل کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ اس کا اچھا مثالیں اس طرح دی تھی کہ جیل کے اندر بھی گھنٹی بجتی ہے تو لائن کھڑی ہوتی ہے اور پھر بچے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ریسس کے لیے گھنٹی ہے، ایک خاص قسم کا یونیفارم پہنایا جاتا ہے، بیچز یہاں نمبر لگائے جاتے ہیں، نام کے بجائے رول نمبر۔ صحیح۔ تو جس طرح قیدی نمبر 414 وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے نام۔ تو میں نے یہ اس کو جیل کا ایک منظر کہا تھا کرٹیکل پیڈاگوجی کی روشنی میں، پاولو فراری کی جو تھیوریز ہیں۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ کیا ہو، چونکہ وہ میں امریکہ میں اسکول وغیرہ دیکھ کے آیا تھا، ہماری سوسائٹی کا ان کے ساتھ شاید کمپیریزن ہم نہ کر سکے، وہاں پر یونیفارم کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور وہااں پر اس طرح کے اسمبلی ٹائپ کی چیز نہیں تھی، شاید اس لیول تک ہم ابھی نہیں پہنچ پائے ہیں، لیکن اس کے کچھ اور سائیکالوجیکل وجوہات بھی ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی تھی اور ابھی بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، وہ جو مختلف تھیوریز ہے، کنسٹرکٹیوزم، کوگنیشن اور وہ جو بیہیویئرزم کے، اس میں تھوڑا سا آپ اس پر بات کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اہم سوال ہے اور اس کے بھی مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں، لیکن میں 2-4 اسپیسیفک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ جیل کا کانسیپٹ ہے اور یونیفارم ہے، فلاں ہے، اس تنقید کے اندر بذات خود ایک جواب موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ پھر ہم ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز میں، ہم اپنے تعلیمی اداروں میں ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن سائیکالوجی میں جو انڈیویجول ڈفرینسز کا پورا ایک کانسیپٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کس کے لیے سکھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیا اس بات کا نہیں کہ ہر بچے کی اپنی دنیا ہے، اپنی ذہنی صلاحیتیں ہیں، اپنے کلچر ہے، اپنی جو ہے وہ سکلز ہے، اور اپنے سوشل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اگر آپ نے ان سب کو ایک ہی چھڑی سے چلانا ہے، یونیفارم، وردی ایک جیسی، گھنٹی ایک جیسی، اور بک اور مطلب میتھڈالوجی ایک جیسی، تو ہمارے ہاں، ہم تو اسلام کے اور دین کے بڑے دعوے دار ہیں، ہمارے ہاں تو اسکول تو چھوڑ دیں، ہمارے ہاں تو مسجد کا کنسیپٹ بھی ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، یعنی ایک پیورلی مذہبی ادارہ ہے جہاں عبادات ہوتی ہے۔ وہاں بھی اس طرح کے ہائی فائی اور ریجڈ اور فکسڈ اصول نہیں ہے،
वहाँ कोई निकाह पढ़ने के लिए भी आ सकता है, वहाँ कोई इबादत के लिए भी आ सकता है, सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करने के भी आ सकता है, और ये हमारी इस्लामी तारीख़ इससे भरी पड़ी है। तो हम लर्निंग प्लेस यानी स्कूल को किस तरह हम एक फिक्स्ड, इस हवाले से जो मुझे एक बुनियादी बात है, थोड़ा सा मैं उसके अंदर वो कर दूं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो हम घंटी बजा के जैसी घंटा बजती जिस तरह वो बिहेवियरिज्म वाली वो तो नहीं है ये कोशिश कि घंटी बजी अगले बार वो एकदम से तैयार हो जाए। कंडीशन तो हम नहीं कर रहे हैं इस पे तो बिल्कुल हम ज़ाहिर है कंडीशन तो हम कर रहे हैं, या हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं या डायरेक्टली कर रहे हैं, सही, या हम शऊरी तौर पर कर रहे हैं, और शायद जो होशियार ज़हीन पतीन लोग हैं जो बिहाइंड द कर्टेन है वो शऊरी तौर पर कर रहे हैं, और शायद हम हैबिचुअल हो गए, हमें पता नहीं चल रहा, हो रहा है वही। इसकी मिसाल ये है कि बिहेवियरिज्म थ्योरी का जो क्रक्स है, वो कहते हैं कि बच्चे का जो माइंड है वो एक मशीन की तरह है। जैसे पाउलो फ्रेरे ने भी कहा है कि हमारा जो ऑप्रेस्ड कौमों का निज़ाम तालीम है वो बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, और हम स्टूडेंट के माइंड को एक बैंक अकाउंट अज्यूम करके उसमें सारा साल इंडोक्ट्रिनेट करके चीज़ें ठोंसते रहते हैं, और किसी भी वक्त वो पैसे निकाल कर, जिस तरह हम एग्ज़ामिनेशन के दिन पेपर लेते हैं, तो इसके लिए लफ्ज़ बड़ा अच्छा यूज़ होता है कि हम सारा साल जो है उस बच्चे के जहन में चीज़ें ठोंसते रहते हैं मेमोराइजेशन के थ्रू, और वो एग्ज़ाम के दिन बच्चे जो हैं उसको उगल लेते हैं, ठीक है, यानी हज़म नहीं होती। उगलना उस वक्त आता है जब आपको उल्टी आ जाती है, और अगर वो ग़िज़ा आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए, ज़ाहिर है वो उल्टी तो नहीं होती। तो ये सारा साल का जो टीचिंग लर्निंग के नाम पर जो प्रोसेस जारी होता है, और वो वही है। और बिहेवियरिज्म थ्योरी, जब आपने एक दफ़ा ये मान लिया कि स्टूडेंट का जहन जो है वो मशीन है, यानी स्टूडेंट रोबोट है, तो फिर टीचर क्या होगा? टीचर का जो है, टीचर प्रोग्रामर होगा, वो प्रोग्राम करेगा, करिकुलम प्रोग्राम्ड होगा, और वो एक मखसूस, ज़ाहिर है मैं इतना ज़्यादा टेक्निकल वो नहीं हूँ, आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, अब उसमें तो कोई रीजनिंग, कोई डिडक्शन, इंडक्शन, कोई इंटेंशन, कोई लाइक और डिसलाइक की सलाहियत तो नहीं है, वो तो वही आउटपुट देगा जो आपने उसमें फीड किया है। तो लिहाजा आपसे जो सवाल हो रहा है वो अगर थोड़ा सा गौर करें लोग, तो उनको बजाय इसके कि तनकीद करें, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो दूसरी बात इसी से रिलेटेड है कि दूसरी लर्निंग थ्योरी है कॉग्निशन। वो कहते हैं स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का जो जहन है, ब्रेन है, वो एक कॉग्निशन है, वो एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, हाउ, व्हाई, वेयर, ये तमाम सलाहियतें ब्रेन का काम है। तो यहाँ फिर टीचर प्रोग्रामर नहीं होता, यहाँ टीचर जो है फैसिलिटेटर होता है, काउंसलर होता है, सुपरवाइज़र होता है, एक एम्पायर का रोल प्ले करता है। और आखिरी बात इसी से रिलेटेड कंपैरेटिवली वो ये है कि तीसरी थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो ह्यूमनिज्म है। वो कह रहे सिर्फ ब्रेन भी नहीं है, ये तो ह्यूमन बीइंग है, यहाँ फीलिंग्स है, इसके इमोशंस है, इसके बिहेवियर है, इसकी गमी खुशी है। तो आपने खाली कॉग्निशन को भी नहीं देखना है, इसके अफेक्टिव डोमेन को, इसके तमाम फीलिंग्स को, जज्बात, एहसासात को भी मद्देनज़र रख कर उनको लर्निंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें। चले, आपकी इन बातों का एक ख़ुलासा तो मैं इस तरह बयान कर सकता हूँ कि एजुकेशन एक आउटपुट या वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस का नाम है। और एजुकेशन का काम यह है कि वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करे, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नॉलेज न टोन से, बल्कि थिंकिंग या कॉग्निशन पे भी काम करे और एस्थेटिक सेंस पे भी काम करे, या उसका जो अफेक्टिव डोमेन जिसको हम कहते हैं, इमोशंस और एटीट्यूड से रिलेटेड। इस पे तो हम बार बार डिस्कस करते रहें कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ज़रिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर
टॉलरेंस, सिविक एजुकेशन, पीस एजुकेशन, म्यूज़िक या आर्ट्स के मज़ामीन अगर हम अपने करिकुलम के अंदर शामिल कर दें तो ये इमोशन से रिलेटेड अफेक्टिव डोमेन के कुछ हम पर्पसेस हासिल कर सकते हैं। आखिर में एक और सवाल अगर आप इसी में भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दें। एक सवाल मज़ीद मैं आपके सामने रखता हूँ, बल्कि हमारे इस प्रोग्राम का स्टाइल ये नहीं है कि हम सवाल जवाब करें, हम एक अपना पर्सपेक्टिव एक म्यूचुअल डायलॉग की सूरत में, एक डिस्कशन की सूरत में हमारे देखने वालों के सामने कुछ चीज़ें रखते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चंस उठे और लोग उस पर सोचना शुरू कर दें ताकि चीज़ें बेहतर की तरफ जाए। बिल्कुल। तो वो ये है कि एजुकेशन का एक और वो भी है, एक तो पर्पसेस पे हमने बात की, सोशल डेवलपमेंट के साथ लिंक्स पे बात की। अब आखिर में ये है कि शायद बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से शाह साहब निकल गई है, वो इस वजह से कि जो मौजूदा मार्केट बेस्ड इकॉनमी है या न्यू लिबरलिज्म जिसको कहते हैं, वो उनके पर्पसेस क्या है, वो उसमें स्टेट का रोल क्या है एजुकेशन के हवाले से और उनके मकासद क्या है, और जिसने हमें मौजूदा शेप में मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशन की हायरार्की दी है। गरीब प्राइवेट स्कूल, अमीरों के स्कूल अलग है, सरकार के स्कूल अलग है, बहुत ज़्यादा एलिटिस्ट के स्कूल अलग है। ये इस तरह का नक्शा फिर यकीनन फिर जहाँ पर कल मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें लिखा हुआ था कि गरीब नेबरहुड में गरीब ही स्कूल होगा और वहाँ पर टीचर की सैलरी भी कम होगी, उस पर तवज्जो भी कम होगी, तो वहाँ से जो लोग बच्चे निकलेंगे वो भी गरीब एजुकेशन के साथ निकलेंगे और फिर वो अपने ही लाइन लगेंगे। एक्सेप्शन तो होगी लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इस तरह होगा। एक एलिटिस्ट स्कूल में जहाँ पर तवज्जो भी है वही वहाँ से एलिटिस्ट निकलेंगे, तो ये फ़र्क जो है स्टेटस को शायद चैलेंज ना हो और ये फ़र्क नहीं मिटेगा और चीज़ें इसी तरह आगे चलती जाएंगी। तो ये न्यू लिबरलिज्म का जो मौजूदा हालात है इस पे थोड़ा सा अगर आप बात करें। डॉक्टर साहब, जैसे आप बेहतर आप समझते हैं, आपका मतलब में बहुत एक्सपोजर है, आप अमेरिका में 4-5 साल रहे हैं। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बात यह है कि एक चीज़ अंडरस्टूड है कि क्लासलेस सोसाइटी कहीं भी नहीं है, लेकिन हमारा मसला तो ये है कि हम इस तफरीक को या इस डिफरेंसेस को उस इंतहा तक हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में पहुंच चुकी है कि जिस तरह हमारे बहुत बड़े दानश्वर सियासतदान लोग अक्सर कहते हैं कि गरीब के बच्चे को दूध मैसर नहीं और अमीरों के जो है कुत्ते दूध पीते हैं। तो जहाँ तक ये गैर इंसानी, गैर इस्लामी, गैर अखलाकी जो एक ऊंच नीच है, इसमें स्टेट का बुनियादी किरदार है और इसमें स्टेट की पॉलिसियों का, इनकी तरजीहात का किरदार है। आप आज भी इसी बजट का देख ले, शायद 2.1 या इससे भी कम बजट के लिए, तालीमी बजट के लिए रखे गए हैं। और जब हमारी तरजीहात का, पॉलिसियों का ये आलम होगा तो ये तबकाती तकसीम या ये जो तफरीक है ये और भी गहरी होती जाएगी। इसका अगर हम इंटरनेशनली या थ्योरेटिकल इसका जायज़ा ले तो न्यू लिबरलिज्म का जो मंशूर है या जो उनका टारगेट है वो यही है कि स्टेट के रोल को ज़्यादा से ज़्यादा कम करते जाएं, ख़त्म करते जाएं और इसको प्राइवेट सेक्टर में ले जाएं। जिस तरह नॉलेज इकानमी है या जिस तरह ग्लोबलाइजेशन के जो है कुछ टारगेट्स है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन वो ये है कि आप एजुकेशन, सेहत, घर, मकान, रोटी, कपड़ा वगैरह जो दीगर बेसिक ज़रूरियात है, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। और ये मज़हब को ले, दुनिया की कोई भी थ्योरी ले, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्रोवाइड करना। लेकिन न्यू लिबरलिज्म ने अपनी जो है एक इनडायरेक्ट वे में फ्री मार्केट इकोनॉमी के तकाज़ों को देखकर इसको एक बाज़ार की जिन्स बना दिया है। अब एजुकेशन वही ख़रीद सकता है जिसके पास पैसे हैं, और अच्छी एजुकेशन भी वही ख़रीद सकता है जिसके पास उससे ज़्यादा पैसे हों। और एचिसन और फला जो हाईली इलीट क्लास के इदारे हैं वो कोई खुदाई निज़ाम नहीं है, कोई मजहबी, कोई नेचुरल तकसीम नहीं है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो इतने ही अच्छे तालीमी इदारे को सेलेक्ट करता है। आखिरी बात वही है कि स्टेट का रोल
दिन ब दिन कम किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर और इकोनॉमी के हमें फ्री मार्केट के जो है जो लहरें आ रही है उसके हवाले किया जा रहा है। हाँ, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ। मजहबी जो इदारे हैं या जो मजहबी लोग हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हमारा दावा ये है कि अल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, ये हर तकरीर में आप देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लफ्ज़ फरीज़तुन यूज़ हो रहा है। फरीज़तुन का मतलब है ड्यूटी, ये राइट कभी नहीं कह रहा। ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चे और बच्ची को पढ़ाए स्टेट, ठीक है। तो फिर हम मजहबी हवाले से हमने इसको पॉलिसी मेकर्स को, हुक्मरानों को, स्टेट को किस हद तक इनको ये बात पहुंचाई है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और सोशल एक्टिविस्ट हों या जो फिलोसफिकल जो भी माशरे के ज़िंदा लोग हैं या सोचने समझने वाले लोग हैं, जो हम हर वक्त तबक़ाती निज़ाम तालीम हम नहीं मानते, हम लाड़िम काले के निज़ाम तालीम, हमें उनसे भी गुजारिश है कि वो इस तबक़ाती तफरीक को कम करने के लिए वो कम से कम ये काम करे कि एजुकेशन को और हेल्थ को और दीगर जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है इनको जिनसे बाज़ार न बनाए, इनको कमोडिटी आइटम न बनाए, इनको ख़रीद व फरोख्त की चीज़ न बनाए। ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है और स्टेट जो है वो तमाम लोगों को इक्वल अगर नहीं है, जैसे डॉक्टर नज़ीर साहब कहते हैं, हम इक्वलिटी इंश्योर करें मुख्तलिफ हवालों से। तो डॉक्टर मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त एक थॉट प्रोवोकिंग इंसाइट्स आज हमने आप से सुने, बहुत अच्छा लगा। और दो तीन चीज़ें आखिर में जो आपने डिस्कस किया, एक न्यू लिबरलिज़म, ये तो इतना वास्ट टॉपिक है, इस पर जितना हम बात करें वो कम है। लेकिन एक चीज़ हम करेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन के इन्फ्लुएंसेस हैं उन पर भी हम एक प्रोग्राम, और एजुकेशन पॉलिसी पर जिस तरह आपने कहा कि स्टेट का रोल कम किया जा रहा है और डायरेक्ट पॉलिसी में इंटरवेंशन हो रही है ग्लोबलाइजेशन की तरफ से, और ये ग्लोबलाइजेशन के वो कुछ रिपरकशंस में से एक रिपरकशन है, तो इस पर हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। आज के लिए आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और इतने अच्छे इंसाइट्स से हमें नवाजने के लिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आपके बुलाने का शुक्रिया। नहीं, आप हमारे साथ इंशाल्लाह हम मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।